कुमार पांडे स्वागत करता हूं इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल में आयोजित सबसे बड़े और सबसे अनोखे डिबेट में। अब यहाँ मैं अपने डिबेट को अनोखा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी एक मोटो है और वो मोटो है चुनावी माहौल का। मैं 2022 के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 2042 में होने वाले विधानसभा चुनाव का, जिस चुनाव में हमारे 4 प्रतिभागी अपनी अपनी पार्टी के साथ पार्टिसिपेट करेंगे और वो 4 प्रतिभागी हैं छोटे छोटे 13-14 साल के बच्चे। आप सोचिए 20 साल बाद जब 2042 के चुनाव में ये एज सीएम कैंडिडेट के तौर पे आएंगे तो 20 साल की समझ इनके पास होगी। अगर ये 13-14 साल के लड़के आज बात करते हैं यूपी के विकास की, आज बात करते हैं यूपी के इकोनॉमिक्स की, उसके अर्थशास्त्र की, उसके सांस्कृतिक विकास की, तो सोचिए 20 साल बाद इनकी सोच कहां तक पहुंचेगी। अब आपके सामने ये भी एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर 20 साल बाद की परिचर्चा आज क्यों? तो आपको पता होना चाहिए विधानसभा का जो चुनाव होता है, यानी जहां से आपका चीफ मिनिस्टर चुनाव हो जाता है, उसके लिए कम से कम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। यानी अगर आप 25 साल कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे सीएम बन सकते हैं। ये हमारे 13-14 साल के बच्चे जो आज राजनीति की इतनी समझ रखते हैं, वो 20 साल में सोचिए कितने परिपक्व हो चुके होंगे, जो 2042 के चुनाव में सीएम कैंडिडेट के तौर पे हमारे सामने होंगे। ये किस प्रकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, हमारे डिबेट का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। यानी 2042 जहां इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल के ये 4 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे चीफ मिनिस्टर के चुनाव में, और चीफ मिनिस्टर के चुनाव जीतने के बाद ये किस प्रकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, आज हमारी चर्चा का सबसे बड़ा विषय यही है। इसी पे चर्चा करेंगे हम अपने 4 पार्टिसिपेंट से और पहले कैंडिडेट रुद्रेश सिंह से, ये किस प्रकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, क्या उसके पीछे इन्होंने लक्ष्य लिया है। तो बात करते हैं रुद्रेश सिंह से। यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पे आए। मैं रुद्रेश सिंह सर्वोदय समाज पार्टी की तरफ से आज ये ऐलान करता हूँ कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले 2042 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है मुख्यमंत्री पद के लिए। हमारी पार्टी का नाम सर्वोदय समाज पार्टी है। हमने अपनी पार्टी का नाम भी बहुत सोच समझ के रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं समाज के सभी वर्गों का उदय हो, ना कि किसी एक विशेष वर्ग का, ना कि किसी कुछ लोगों का। हमारी पार्टी का निशान मुट्ठी बंद हुए 3 हाथ है, जो ये दर्शाता है कि अगर हम इस प्रदेश का, इस समाज का और इस देश का विकास चाहते हैं तो समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को साथ मिलकर प्रयास करना होगा। किसी एक वर्ग के और कुछ लोगों के प्रयास करने से यह मुमकिन नहीं है। दोस्तों, इनके चुनाव चिन्ह और इनके झंडे के सिंबल को तो हमने समझ लिया, पर इनसे बात करते हैं क्या उस प्रकार ये उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कर सकते हैं कि नहीं। हम देखेंगे कि किस प्रकार ये अपने पॉइंट को रखेंगे, ऐसा क्या काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। आइए सबसे पहले अपने पहले कैंडिडेट से बात करते हैं और वो है मिस्टर रुद्रेश सिंह। साथियों, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, हमारी पार्टी इस बार 2042 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने जा रही है और मुझे उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। साथियों, हमारे देश को आजादी मिले 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश के लोगों को कुछ भी नहीं मिला जो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था। हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारा स्थान 17वां है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम 20वें नंबर पर आते हैं और करप्शन के मामले में हमारा प्रदेश पूरे देश में 3रे नंबर पर आता है। इसका श्रेय जाता है यहाँ की पिछली सरकारों को, जिन्होंने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया, जिन्होंने हमेशा अपने निजी हितों को जनता के हितों से बढ़कर समझा, जिन्होंने कभी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा ही नहीं, जिन्होंने हमेशा परिवारवाद की राजनीति की है,
जाति की राजनीति की है, धर्म की राजनीति की है, सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी फायदे की वजह से। उन्होंने लोगों को हमेशा भटकाया है, उनके जो मूल मुद्दे हैं उनसे। हमारी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव को जीतना चाहेगी और मुझे और मेरी ये पार्टी को यह पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें पूरा समर्थन देगी, हमें अपना पूरा आशीर्वाद देगी और बहुमत से हमारी सरकार बनाएगी। सरकार बनने के बाद हम 5 मुख्य मुद्दों पर काम करेंगे। सबसे पहले हम भ्रष्टाचार को इस प्रदेश से जड़ से खत्म कर देंगे। इसके लिए हमने कुछ कड़े नियम बनाए हैं। हमारे देश में 70 साल से चली आ रही परंपराओं को बदलना पड़ेगा, ऐसे सिस्टम को हमें बदलना पड़ेगा अगर हमें भ्रष्टाचार को रोकना है। तो हम सरकारी विभाग, जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके कामकाज को हम ऑनलाइन करेंगे और ऐसा करने में हमें काफी समय लगेगा, क्योंकि जो 70 साल से चला आ रहा सिस्टम है उसे बदलने में कुछ सालों का तो वक्त लगेगा ही। और जब तक सभी कामकाज ऑनलाइन नहीं हो जाते तब तक हम हर विभाग के लिए अलग से एंटी करप्शन टीम बनाएंगे जो उस विभाग के कामकाज पर नजर रखेंगे और वो विभाग स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, सरकार का कोई दबाव नहीं होगा उनके ऊपर। और इसके साथ हमें जनता का समर्थन भी चाहिए। हम जनता के लिए एक स्कीम लेकर आए हैं जिसमें जनता अपने मोबाइल फोन का प्रयोग करके अगर किसी भी सरकारी अफसर या किसी भी नेता द्वारा कोई भी गलत काम कोई भी आदमी देखता है तो उसका फोटो खींच के या वीडियो बना के हमारे दिए गए नंबर पे वो भेजें। वीडियो भेजने वाले आदमी को 15,000 रुपए का इनाम सरकार के द्वारा दिया जाएगा और उस मामले की जांच कराई जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में, जिसमें से जो दोषी पाया जाएगा उसे तुरंत जॉब से सस्पेंड कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार को मिटाने के बाद हमारा दूसरा लक्ष्य है रोजगार में वृद्धि। उत्तर प्रदेश के युवा भटक रहे हैं, उत्तर प्रदेश के युवाओं को भटकाया जा रहा है, जिसका एक मुख्य कारण है यहाँ पे रोजगार की कमी। रोजगार की कमी एक मुख्य कारण है युवाओं के भटकने का। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को हर साल 10 लाख नौकरी देंगे, जिसके लिए हमने बंद हुई चीनी मिलों को खोलने का निर्णय लिया। हमारे प्रदेश में कुल 120 चीनी मिलें हैं, जिनमें से आज सिर्फ 25 चीनी मिलें ही उपयोग में आए हैं, बाकी 95 चीनी मिलें आज भी बंद हैं। हमारे यह प्रदेश गन्ना उत्पादन में पूरे देश में पहले नंबर पर आता है, फिर भी हम उसको सही से प्रयोग नहीं कर पाते। इसीलिए हमने निर्णय लिया हम बंद हुई चीनी मिलों को फिर से खोलेंगे, जिससे हमारे रोजगार में भी वृद्धि होगी। हम और किसानों से और गन्ना खरीदेंगे, जिससे हमारे किसानों को भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हम युवाओं के अंदर स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स चलाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली दुनिया अब टेक्नोलॉजी की तरफ अग्रसर हो रही है। आने वाले समय में सारे काम डिजिटल तरीके से ही होंगे। दोस्तों, हमने देखा रुद्रेश सिंह ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है। बात करते हैं कुछ और प्रतिभागियों से। अगर उनके पास किसी प्रकार का प्रश्न हो जो रुद्रेश सिंह से पूछना चाहते हैं कि वो किस प्रकार ऐसा सिस्टम बनाएंगे, तो अपने क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल रुद्रेश सिंह उसका जवाब देंगे, क्योंकि इन्होंने जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास संभव है कि नहीं। निश्चित तौर पे रुद्रेश जी ने जैसा कहा, अगर वैसा इंप्लीमेंट हो जाए किसी भी राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में, तो उस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है करप्शन की। क्या प्रोग्राम बनाने वाला दोषी है या उसे इंप्लीमेंट करने वाला दोषी? सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है। रुद्रेश जी ने कहा कि मैं हर एक गांव वगैरह में जहां भी किसी प्रकार का कोई अपराध हो रहा है वहां से मोबाइल के जरिए FIR दर्ज होता है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये उस प्रकार की टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करेंगे? उस प्रकार के क्या टावर प्राइवेट सेक्टरों को ये आमंत्रित करेंगे कि आप आइए टावर को स्टेब्लिश कीजिए? तो बिना फायदे के वो टावर कैसे स्टेब्लिश करेगा? मैं जानना चाहता हूं उसके पीछे इनका मोटिव क्या है। हमारे प्रदेश में लगभग 80 से 85% ऐसे जगह हैं जहाँ के लोग स्मार्टफोन बहुत आराम से यूज करते हैं। वो सोशल मीडिया पे भी हैं, सभी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन के प्रयोग वो लोग जानते हैं। सिर्फ 10 से 12
प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन नहीं यूज करते हैं या फिर उनके फायदे नहीं जानते हैं। तो हमारे इस नीति से उन 85% लोगों को तुरंत फायदा होगा। बाकी के हम उस 10 से 12%, 15% लोगों के अलग अलग जगहों पे जाएंगे, उन्हें बताएंगे, उनको फ़ोन प्रोवाइड करेंगे, उन्हें स्मार्टफोन देंगे और उन्हें बताएंगे इसका प्रयोग कैसे करके गलत काम को रोक सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आशा जी कुछ क्वेश्चन करना चाहती हैं रुद्रेश जी से। रुद्रेश जी, आपने बोला कि हम ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे। आज की भी गवर्नमेंट ये करती है, अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करती है तो ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी दिखाती है, जिसमें वो लाइक डिसलाइक दिखाते हैं। अगर लाइक ज्यादा हुआ तो हाँ ऑब्वियसली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और डिसलाइक ज्यादा हुआ तो दिखाते ही नहीं है, लिंक ही बैन कर देते हैं, दिखाते हैं कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। तो आप हमें क्या भरोसा दिखाते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ये नहीं करेगी? या डिसलाइक ज्यादा होंगे तो आप उसे भी दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? मैंने ये नहीं बोला है कि हम अपनी नीतियों को जनता के पास भेजेंगे कि वो पसंद करते हैं या नहीं करते, या लाइक करते हैं डिसलाइक करते हैं। मैंने ये बोला है कि जो भी कामकाज सरकारी आजकल हो रहे हैं इस समय पे, हम उन सबको ऑनलाइन कर देंगे। जैसे इस समय हो रहा है, राशन कार्ड बनवाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता था? जाना पड़ता था सबके पास अर्जी लेके। आज वो काम ऑनलाइन ही हो जा रहा है, तो क्यों नहीं हम सारी चीजें ऑनलाइन करते हैं, जिसमें उनसे होने वाले भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उसमें बात है, लेकिन मेरा प्रश्न वो नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं जो भी काम करेंगे, चलिए बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार का। आपकी गवर्नमेंट क्या दिखाएगी ऑनलाइन में कि आपकी गवर्नमेंट भ्रष्टाचार कर रही है? आज की गवर्नमेंट भी ये बोलती है कि हम दिखाते हैं काम, लेकिन जब डिसलाइक ज्यादा होता है वो लिंक बैन हो जाती है। मेरा प्रश्न ये है आपसे। अच्छा चलिए आप ही बताइए, ये जो चीजें ऑफलाइन होती है उसमें भ्रष्टाचार के ज्यादा चांसेस हैं, या फिर जो ऑनलाइन होते हैं उसमें भ्रष्टाचार के ज्यादा चांसेस हैं? उसमें पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा हैं या जो ऑफलाइन हो रहा है उसमें पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा हैं? आप ही बताइए। ये क्या वर्तमान सरकारें जो है, क्या वर्तमान सरकारें ऐसा काम नहीं कर रही हैं? क्योंकि अगर यूपी की सरकारों की बात करूं तो वो सरकारें भी कोई भी योजना या कुछ भी लागू करने से पहले उसे ऑनलाइन मोड पे ही रखती हैं। इनका प्रश्न है आप उनसे अलग किस प्रकार काम करेंगे? निश्चित तौर पे, क्योंकि आज की सरकारें भी यही काम करती हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन पोर्टल का यूज करती हैं, अपने प्लान को वहां पे रखती हैं, लेकिन इनका कहना है आप उसको अलग कैसे ढंग से करेंगे जिससे आप करप्शन पे रोक लगा सकें। उसके लिए मैंने पहले ही बताया, हम एक अलग से एंटी करप्शन टीम बना रहे हैं जो उसके कामकाज पे नजर रखेगी, और हमने इसमें जनता का भी सपोर्ट लिया। जनता भी कंप्लेन कर सकती है और उसके तुरंत भी उस पर कार्रवाई होगी 24 घंटे के अंदर, जिसके लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे और दोषी पाए जाने पे उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। के लिए मैंने पहले ही बताया। रुद्रेश जी का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा मैं सोसाइटी में इतना उनको इंसल्ट फील करा दूंगी कि और लोग कभी ऐसा काम ही नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं ना, एक को मारो तो कम से कम 10 सुधरते हैं, तो रुद्रेश जी का वही कहना है कि मैं एक को ऐसा पनिश करूंगा या ऐसा इंसल्ट फील कराऊंगा सोसाइटी में कि और लोग ऑटोमेटिक सुधरेंगे। निश्चित तौर पर यह काम इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को तो शुरुआत करनी होगी, किसी को पहल करनी होगी। आइए बात करते हैं प्रज्वल जी से, वो भी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं रुद्रेश जी से। रुद्रेश जी, आपने कहा कि जो आप एंटी करप्ट बॉडी बनाएंगे जो ये चेक करेगी करप्शन कहाँ है कहाँ नहीं है, अगर वो एंटी करप्ट बॉडी आपकी करप्ट हो गई तो आप क्या करेंगे? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उस एंटी करप्शन टीम की जिम्मेदारी बनेगी। अगर मैंने जनता को भी इस स्कीम में इसीलिए लाया है, अगर वो बताती है कि इस विभाग में गड़बड़ी हो रही है तो उस एंटी करप्शन टीम की जिम्मेदारी होगी कि उस विभाग में गड़बड़ी क्यों हुई है। और अगर वो एक बार 2 बार, पहली बार तो हम उन्हें वार्निंग देंगे, उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अगर वो सही जवाब नहीं दे पाए वार्निंग दिया जाएगा। दूसरी बार उस टीम के कुछ लोगों को भी हम निकाल देंगे, उस टीम में से भी हम सफाई करेंगे उन खराब लोगों की जो उस टीम में सही से काम नहीं करेंगे।
ठीक है, हमारे ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है प्रश्न करने के लिए। चलते हैं ऑडियंस के पास और देखते हैं उनके पास किस प्रकार का प्रश्न है। क्वेश्चन रुद्रेश जी से है, क्या 80% रिजर्वेशन इक्वालिटी है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है? इन्होंने जैसे बोला कि 80% रिजर्वेशन क्या इक्वालिटी है, तो हम बता दें हम किसी कास्ट के बेस पे, किसी रिलीजन के बेस पे ये नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं सिर्फ एक स्टेट के लोगों के लिए ही। अगर हमारे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, 22 करोड़, तो पहले इस प्रदेश के लोग तो पूरी तरह से सक्षम हो जाएं, तब न जाके हम दूसरे प्रदेश के लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। पहले इस प्रदेश के लोग अपनी जरूरतें पूरी कर लें, तब जाके वो इस काबिल बनेंगे ताकि वो दूसरों की जरूरतें पूरी कर सके। आइए चलते हैं और ऑडियंस के पास, काफी देर से एक्साइटेड है क्वेश्चन करने के लिए। बोलिए क्वेश्चन क्या है आपका और किससे क्वेश्चन है सर? जी, मेरा प्रश्न रुद्रेश जी से है। रुद्रेश जी, आपने ऐसा कहा कि आप 80% आरक्षण लाएंगे, ठीक? तो 80% आरक्षण के लिए आपको पदों की जरूरत है। इतने पद कहाँ से लेके आएंगे कि आप 80% आरक्षण लेंगे? मैंने ये नहीं कहा है कि हम पदों को बढ़ाएंगे। मैंने ये कहा है कि हमारे प्रदेश में अभी जितनी सरकारी पदें खाली हैं, उनमें हम 80% लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को लेंगे। जैसे कि अगर आप जातिगत आरक्षण की बात करें या फिर महिलाओं के आरक्षण की बात करें, तो 33% आरक्षण महिलाओं को मिलता है। तो क्या उसके अगर महिला आरक्षण को बढ़ाया जाता है, तो क्या फिर उसमें सीटों को भी बढ़ाई जाएगी? नहीं। उसमें अगर 100 लोग हैं तो उसमें 33 महिलाएं रहती थी, तो उसमें अब उस 100 लोगों के ही और नंबर बढ़ेंगे। जितने पद हैं उसमें 80% यूपी के युवा रहेंगे, ना कि किसी और प्रदेश के युवा।